Hello everyone. So today we will study chapter number 1 of standard 11, meaning and objectives of accounting. ठीक है, मैं क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइन में हम इस चीज को कवर करेंगे. ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, इधर डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल. ठीक है, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक कवर किया गया है दैट इज नीड फॉर अकाउंटिंग. व्हाट इज द नीड फॉर अकाउंटिंग? जरूरत क्या है अकाउंटिंग की? है क्या कोई जरूरत? क्या जरूरत है? तो अगर आप अपने बेसिक से, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा. क्या जवाब मिल जाएगा? क्यों जरूरत है अकाउंटिंग की? अगर हम घर में नॉर्मल घर का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, मोस्टली घर में क्या होता है, क्लियर होता है कि भाई कितना कितना इनकम है, कितना खर्चा करना है, और कई घरों में उसके लिए बनाया लिखा भी जाता है कि ये इस मंथ का ये खर्चा है. ठीक है, इतना स्टार्टिंग में इतना पे किया गया, दूध वाले को इतना दिया गया, ठीक है, राशन इतने का आया, वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. तो कुछ लोग तो प्रॉपरली लिखते भी हैं. ठीक है, वो एक घर की बात हो गई. अब उस घर में क्यों जरूरत है उसकी? ताकि हमें पता चले कि हम भी कितना कमा रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं. ठीक है, वो ऐसा ना हो कि ओवरफ्लो हो जाए, हमें पता ही ना चले कि हमारे पास आ कितना रहा और जा कितना रहा, कुछ समझ में ही ना आए. तो इसलिए ये तो घर की बात हो गई. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टॉपिक को आप थोड़ा सा ब्रॉड कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जरूरत है अकाउंटिंग की. तो इसी को हम जब ब्रॉड करेंगे तो एक बिजनेस चल रहा है, अब उसमें अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? भाई अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या हमें ये पता चल पाएगा कि कितना इनकम है बिजनेस का पूरे साल में या हर महीने में? ठीक है, और ना हमें ये पता चल पाएगा कि कितने एक्सपेंसेस हैं. अब जब इनकम और एक्सपेंसेस ही नहीं पता चलेंगे तो हमें ना प्रॉफिट पता चल पाएगा और ना लॉस पता चल पाएगा, है ना. अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको नहीं पता चलेगा. आप मान के चलोगे हाँ सब चल रहा है, सब बढ़िया, सब ठीक है, आप करते जाओगे. और जब अकाउंट्स आपके नहीं प्रॉपर होंगे तो आप कभी उस चीज को चेक ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल स्टेटस हमारे बिजनेस की क्या है. तो द बेसिक नीड फॉर अकाउंटिंग इज टू ascertain द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जो बहुत बेसिक नीड होता है वो क्या होता है? टू ascertain द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. भाई आपको नहीं पता चलेगा, आप ना प्रॉफिट निकाल पाओगे, ना लॉस, ना बैलेंस शीट बना पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. आपको ये नहीं पता चलेगा कि बिजनेस में एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, कितने लोगों को आपको उधार देना है, कितने लोगों से आपको पैसा लेना है. ये सब कुछ पता करने के लिए आपको जरूरत होती है किस चीज की? अकाउंटिंग की, है ना. तो अब इसी बात को हम जरा सा बुक के फॉर्म में देख लेते हैं. बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग. अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना. ठीक है, अभी हम उस पर भी आएंगे कि करके. तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना. एवरी बिजनेस डीलिंग, द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज. तो आपको क्या क्या पता चल जाएगा? अमाउंट ऑफ परचेज. भाई बिजनेस ने कितना अभी तक सामान खरीदा है ये पता चल जाएगा ना. अमाउंट ऑफ परचेज, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, ये भी पता चल जाएगा कितना बेचा है. ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस पता चलेगा, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस. ओके, सो और फाइनेंशियल पोजीशन तो सबकी बात है ही. ठीक है, तो ये बेसिक नीड है अकाउंटिंग. आपको सिंपल सी कॉमन सेंस आपको समझ में आ गया होगा क्या जरूरत है अकाउंटिंग की, हमें क्यों जरूरत है. हमें सब कुछ पता करना है और हमें अकाउंटिंग से ही पता चलेगा. हम बिजनेस चलाते जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे, कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कितना सामान खरीदा है, कितना बेचा है, कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी है, कितना हमें दूसरों को पे करना है या फिर कितने हमने उधार बांट रखे हैं, हमें उनसे लेना है. ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से. तो अब अगर नीड आती है, नीड फॉर अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं बातों को पॉइंट्स बना के, हेडिंग बना के एक्सप्लेन करना है. दैट शुड यू नो कि हाउ टू राइट एन आंसर.
ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको मगअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड देन आप आंसर्स को पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट नीड फॉर अकाउंटिंग। मूविंग टू सेकंड, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अगर एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन पूछा जाए, ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी चैप्टर में डेफिनेशन पूछा जाए, तो हमेशा आपके बुक में ना कुछ डेफिनेशंस ऐसे दिए होते हैं, बाय दिस, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बाय किसी ऑथर। तो जो किसी स्पेसिफिक नाम का डेफिनेशन होता है, आप लोग हमेशा ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम में वो डेफिनेशन आप एज इट इज लिख के और उस बंदे का या उस इंस्टीट्यूट का नाम भी नीचे मेंशन करो कि ये डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है, एज इट इज जैसे बुक में दिया होता है। अगर आप कम से कम एक या दो डेफिनेशन ऐसे लिखते हो तो दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। ओके, सो डेफिनेशन पे आते हैं एंड आई विल पुट अ डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। किसने दिया डेफिनेशन? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। और डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, accounting is the art of recording, classifying and summarizing, ठीक है, in a significant manner, alright। ये तो आर्ट है। तो अकाउंटिंग को क्या बोला जा रहा है? इस डेफिनेशन में अभी आधा डेफिनेशन हुआ है कि ये आर्ट है, ठीक है, and significant manner and in terms of money transaction and in terms of money transactions etc. okay, अब ये एक बात है। दूसरी बात इसी में which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ये डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सिंपल बात है, रिकॉर्ड करना। जो एक बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। यू कैन नॉट मिस आउट सिंपली कि रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो डेली पर डे बेसिस पे ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं कि आज सुबह से लेके शाम तक इतना ये ट्रांजैक्शन हुए, ये परचेज हुआ है, ये सेल्स हुआ है, ये क्रेडिटर है, डेटर है, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, पर डे बेसिस पे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, अब आपने मान लो एक दिन का सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, ऐसे करके आपके पास पूरे महीने का एक रिकॉर्ड हो गया, एक बुक हो गई जिसमें पूरा मंथ ऑफ मार्च रिकॉर्ड है, ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड है। तो अब जब आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उठा के देखना होगा, सपोज कि अब आपने किसी बंदे को 10,000 रुपया उधार दे रखा है, या आपने किसी बंदे से उधार ले रखा है, परचेज में उधार ले रखा है, और वो बंदा आया आपके पास कि आपने मेरा उधार लिया, अब आप मुझे पे करो, ठीक है। नाउ यू डोंट रिमेम्बर कि आपने कितना उधार लिया हुआ है, तो आपको उस पर्टिकुलर बंदे का, लेट अस से शाम का आपको उधार चुकाना है। तो आपको क्या देखना है कि शाम को मुझे कितने रुपए देने हैं, ठीक। अब आप क्या करोगे, पूरे मंथ का या पूरे ईयर का क्या उठाओगे, रिकॉर्डिंग बुक उठाओगे। तो रिकॉर्डिंग बुक से जब आप देखोगे तो आप खोजते ही रह जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट, क्योंकि भाई इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो गए उसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो रिकॉर्ड किया है हमें उसे फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, एक जगह पर तो हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ये सारे राम श्याम गीता सीता सब रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड है, राइट। हमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ अलग अलग करना शुरू करेंगे, राम्स अकाउंट, ऐसा करेंगे हम, ठीक है। तो राम का अकाउंट बनाएंगे एक, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि पूरे महीने में राम को हमें कितने रुपए देने हैं या लेने हैं। श्याम का अलग से अकाउंट बनाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना। सबसे पहले सारे प्रोसेस को लिखना, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या बोलते हैं इसको, क्लासिफाई करना। आप इसको क्या करोगे, सेग्रीगेट करते जाओगे अलग अलग पार्ट्स में, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना। ठीक है, तो पहले रिकॉर्ड किया, फिर क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग। ओके, अब जब आप ये बनाओगे ना, ये ऐसा कुछ अकाउंट बनता है, ये आप चैप्टर में पढ़ते जाओगे, तो जब आप ये बनाओगे तो ये बहुत सारे बन जाएंगे, जितने सारे ये हैं, जितने भी लोगों का नाम आया है रिकॉर्डिंग में, चाहे वो कैश हो, सेल्स हो, परचेज हो, हर किसी का अलग अलग अकाउंट बनेगा। जब हर किसी का अलग अलग अकाउंट बनेगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब आप एक क्वेश्चन भी करोगे ना जब, तो भी आपको सारा बनाने में 2-3-4 पेज लग जाएंगे। ओके, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको फिर से दिक्कत आएगी कि इतना बड़ा है, मैं सारा कैसे, कितना पेज पढ़ लूं, राइट। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा कि ये जो 10 पन्ने में है, ये जो 10 पेजेस तक फैला हुआ है, इसे मैं क्या करूं, एक ही पेज में समराइज कर दूं। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं इसको हम। ये जो समराइज वाला प्रोसेस है इसको लेजर बोलते हैं, सॉरी क्लासिफाई वाला जो प्रोसेस है इसको लेजर बोलते हैं। रिकॉर्डिंग वाला जो प्रोसेस है इसको जर्नल बोलते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और समराइज वाला जो प्रोसेस है इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये राम का अकाउंट है, हमने राम का जो बैलेंस आया फाइनल, वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि राम, चाहे वो डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में। ये जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। अभी आप डेफिनेशन पे फोकस करो। ठीक है, ऐसे ही श्याम का अकाउंट है तो यहाँ पे श्याम। ठीक, अब ये 10 पन्ने के बजाय ना सारा कुछ क्या हो गया, एक जगह पर आ गया। ओके, क्लियर हो रहा है। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, समराइजिंग हो गया। आई बात समझ में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आर्ट है काउंटिंग का, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब ये जो सेट फॉर्मेट बने हुए हैं, इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इसके आगे एक लाइन और है इसी डेफिनेशन में, which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। और ये जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शंस, जो कुछ भी होंगे आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे, ये ट्रांजैक्शंस आपके फाइनेंशियल कंडीशन में होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होने चाहिए। ओके, आपका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो आप अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लैंड खरीदा, आपको मॉनेटरी टर्म्स में उसे मेजर कर सकते हो, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, आपने किसी को गुड्स बेचा, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है, आप लिखोगे। किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, मेजर हो सकता है, लिखोगे। किसी से 50,000 रुपए उधार लिए, मेजर हो सकता है, लिखोगे। ठीक है, ये सब कुछ लिखोगे। आपने अपने मैनेजर को सैलरी दी, 1 लाख रुपए की सैलरी दी, आप उसको पता है आपको कि 1 लाख रुपए दी है, फाइनेंशियल कंडीशन में आ सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है, आप लिखोगे। ओके, पर आप क्या नहीं लिखोगे, ये बात आपको, जैसे आपको तो लगता है कि भाई मेरे को तो इससे फर्क पड़ा है, मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ा है, बट इवन देन यू कैन नॉट मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैनेजर ऑल ऑफ अ सडन रिजाइन करके चला गया। ओके, आपका मैनेजर ऑल ऑफ अ सडन रिजाइन करके चला गया। अब आपको उस चीज से नुकसान हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि उसके जाने से नुकसान हुआ है। भाई होता ही किसी भी एम्प्लॉय के जाने से, ही वाज वेरी स्किलफुल, वेरी केपेबल, तो वो सब कुछ अकेले मैनेज कर लेता था, अब चला गया तो आपको बहुत दिक्कत हो गई है। ठीक है, उसके बदले आपने 10 और एम्प्लॉयज रख लिए, पर फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। पर क्या इस रिजाइन करके जाने की कंडीशन को, सिचुएशन को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। यू डोंट नो कि आपको कितना लॉस हो रहा है उसके जाने से, है ना। लॉस हो रहा है ये समझ में आ रहा है, लेकिन कितना लॉस हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था अकाउंट का, जिसको हमने इलाबोरेटेड वे में समझा है। नेक्स्ट विल मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही आप एक और डेफिनेशन कोई भी याद कर सकते हो। बेसिकली डेफिनेशन का मतलब यही है, चाहे वो कोई भी डेफिनेशन हो, किसी का भी हो। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पार्ट आता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
फर्स्ट पार्ट आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये बोला जाता है कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अब ये क्यों बोला जाता है? यू डोंट नीड टू मग अप, मैंने बार बार कहा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस और रट लिया हमने और वही जाके लिख दिया। आप अगर समझ लोगे तो आपको याद रहेगा कि क्यों बोला जाता है आर्ट और साइंस। आर्ट क्या होता है? बेसिकली आर्ट होता है कि आप किसी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करो, यही होता है ना आर्ट। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आर्ट क्या होता है कि आपको ये तो पता है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो उसके लिए वो आप प्रॉपर तरीके से यूज करो, दैट इज एन आर्ट। ओके, तो अब आपको क्या मालूम है? आपको अकाउंटिंग से ऑब्जेक्टिव मालूम है कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। अब आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो वो आप सही तरीके से यूज करो, दैट इज आर्ट, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना है और उसको आपको सिर्फ सही टेक्निक यूज करके आपको फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंचना है, तो ये आर्ट है। ओके, देन साइंस क्या होता है? अब साइंस क्यों बोलते हैं? आर्ट तो हमें समझ में आ गया कि क्यों बोलते हैं, ठीक है, लेकिन साइंस क्यों बोलते हैं? साइंस क्या होता है? कोई भी चीज किसी ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, किसी प्रिंसिपल पे चल। साइंस क्या होता है? साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ना। कुछ सेट रूल्स हैं, सेट फॉर्मेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, हवा में ऐसे ब्रश उड़ रहा है और पेंटिंग कर दी एंड दैट इज साइंस। नो, दैट इज एन आर्ट। बट साइंस इज व्हाट? साइंस इज कि आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसाइडेड फॉर्मेट्स हैं, कोई उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपको वो काम करना है। ओके, सो any organized body of knowledge which is based on certain specified principles, ठीक है, so based on certain specified principles। तो हमें कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स यानी हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करके जो काम किया जाए उसे बोलते हैं साइंस। तो यहाँ पर साइंस में जो आप डेरिवेशन करते हो, जो क्या बोलते हैं, जो अभी तक आपने 10 तक किया होगा, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, न्यूटन का जो लॉ है, ग्रेविटेशन का जो लॉ है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके, है ना, कि क्यों ऐसा होता है, देयर आर सम प्रिंसिपल्स। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पर भी अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि आपका जैसे मन कर रहा है वैसे हमने आज हमने इस तरीके से अकाउंटिंग कर ली कि हम 2-2 रुपए का भी हिसाब लिखेंगे और कल हमने ऐसे कर ली कि नहीं हम 10 रुपए तक का या 20 रुपए तक का नहीं लिखेंगे, हम 200 रुपए का लिखेंगे। नो, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो आप अलग चैप्टर में पढ़ोगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या है वो प्रिंसिपल्स और उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? साइंस है, क्योंकि उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और हमें उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड क्या है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ आप, बस हेडिंग देखोगे और समझ में आ जाएगा, कुछ रटना है ही नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी। भाई सीधी सी बात है, अगर पैसे में बात होगी तो बात करेंगे, बिना पैसे की बात हम अकाउंट्स वाले करते ही नहीं है ना। हम अकाउंट्स वाले जो है ना वो फ्री का, चैरिटी का, ऐसा कुछ बात नहीं करते। हम सीधे सीधे जो बात पैसे में हो पाती है हम वही करते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर होगा तो उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा हम किसी भी चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको जो भी रिकॉर्ड करना, अभी ये और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है। लगभग एक सी बात लग रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने का मतलब है
कि जो चीज आपके पास फाइनेंशियल, जो चीज पैसों के टर्म्स में आप मेजर कर पाओ, जो चीज पैसों के टर्म्स में आए आपके पास वही है, ठीक है, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। हम उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि रिकॉर्ड, ये रेजिग्नेशन वाला एग्जांपल जो बताया मैंने, वो आप कह सकते हो कि इसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है ये, ठीक है, रेजिग्नेशन हुआ, दिस इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसलिए इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, एक जमीन गिफ्ट दे दी, लैंड गिफ्ट दे दिया, ठीक है, अब उस लैंड को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मुझे जो है 1000 स्क्वायर फीट का लैंड मिला है, दिस इज माय एसेट, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस 1000 स्क्वायर फीट को मेजर करना पड़ेगा करंट रेट पे, क्या मार्केट प्राइस है उसका, और जो भी पैसा आएगा मॉनेटरी टर्म्स में, जो मेजरमेंट आएगा उसका, मान लो 10 लाख रुपए आया, तो आप वो 10 लाख रुपीज लिखोगे, ना कि आप 1000 स्क्वायर फीट लिख दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड करना है। किसी ने आपको 500 कुर्सियां दे दी कि यार ये ले लो अपने बिजनेस में, ठीक है, ये मेरी तरफ से ले लो आपके बिजनेस के लिए, तो आप 500 कुर्सी चेयर्स नहीं लिख सकते, आपको उसका प्राइस लिखना पड़ेगा जो भी मार्केट में है। क्लियर? तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। these are the characteristics. नेक्स्ट है क्लासिफाइंग और समराइजिंग, वही बात जो मैंने भी समझाई है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्लासिफाई करना होता है, आप रिकॉर्ड करके उसके बाद क्लासिफाई करते हो ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद नेक्स्ट समराइजिंग, कि आप एक जगह इकट्ठा कर देते हो, क्योंकि क्लासिफाई करने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको उसको शॉर्ट करने के लिए, सम अप करने के लिए आप उसको क्या कर देते हो, समराइज कर देते हो, ठीक है। इसमें एक अकाउंटिंग साइकिल भी दिया है आपकी बुक में, इसको देख लेते हैं हम जरा सा कि क्या है, कैसे बनता है, देखेंगे। ये रहा ट्रांजैक्शन हुआ, ओके, ये हुआ एक ट्रांजैक्शन, ये कहां जाएगा, जर्नल में, ये कहां जाएगा, जर्नल में, ओके। जर्नल के बाद ये क्लासिफाई होके कहां जाएगा, लेजर में, ठीक है, क्लासिफाई होके जाएगा लेजर में, लेजर के बाद ये समराइज होके जाएगा ट्रायल बैलेंस में, लेजर के बाद, ये थोड़ा मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया, ये लेजर के बाद समराइज होके जाएगा ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपको बनाना होगा इस ट्रायल बैलेंस से जो फाइनेंशियल पोजीशन हम एसर्टेन करेंगे, उसके लिए आपको बनाना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतना कुछ बनाना पड़ेगा आपको। ये जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस नाम याद कर लो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक। अब ये हुआ ट्रांजैक्शन, पहले जर्नल बना, फिर लेजर बना, फिर ट्रायल बैलेंस बना, फिर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बन गया। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, आप सारा कुछ एक जर्नल में डाल सकते हो, ओके, लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर क्या है, वहां पर एक दिन में हजारों सेल्स हो रही है, एक दिन में हजारों परचेज हो रहा है, एक दिन में हजारों क्रेडिटर्स आ रहे हैं, डेटर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहां पर सारा कुछ वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके लिए वो इसको, इस ट्रांजैक्शन को और सेग्रीगेट कर देते हैं, सारे परचेज के लिए वो एक परचेज बुक बना लेंगे, है ना, जितना भी परचेज हो रहा है उसके लिए परचेज बुक बन जाएगा, जितना सेल्स हो रहा है उसके लिए एक सेल्स बुक बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई सेल्स रिटर्न हो रहा है तो फिर सेल्स रिटर्न बुक बन जाएगा, कोई परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक बन जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। ऐसे जितने कैश ट्रांजैक्शन थे उसके लिए कैश बुक बनेगा। तो ये जर्नल में छोटे जो शॉप्स होते हैं, छोटे जो बिजनेस होते हैं, वो तो सारा कुछ एक जगह लिख लेंगे, जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े बिजनेस है वो सारे के लिए अलग अलग बुक रखते हैं, ठीक है, ताकि वो उनको और इजीली वो बाद में क्लासिफाई कर पाए कि सारे परचेज को एक जगह कर दो, सारे सेल्स को एक बुक में डाल दो, सारे सेल्स रिटर्न को, तो उनके पास अलग अलग बुक्स होती हैं हर चीज की, ठीक है, क्लियर है। ये जर्नल का ही पार्ट है, लेकिन इसके लिए अलग अलग बुक बन जाते हैं सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए, ओके। तो दिस वाज द अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, समराइजिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज दैट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। भाई आपने ट्रायल बैलेंस तक बना लिया, अब आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट को, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट,
ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, इससे करोगे, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट से। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आपको पता चलता है कि प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो उससे इंटरप्रिटेशन होगा और उसके बाद कम्युनिकेशन लास्ट स्टेप होता है। लास्ट, अब कम्युनिकेशन किससे करना है भाई, कम्युनिकेशन सबको करना होता है, जितने लोग उस बिजनेस से एसोसिएटेड है उन सबको कम्युनिकेट करना होता है। तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए समझ में आ गया, अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। समझते जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उद्देश्य क्या है? अच्छा, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव से क्या लग रहा है, कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होंगे क्या? हमने अभी तक जितनी सारी बातें की हैं उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा था हमें अकाउंटिंग का, दिख रहा था ना? तो बेसिकली क्या है ना कि लिखना वही है, शब्द वही हैं, बस उनको थोड़ा सा आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना है, ठीक है? थोड़ा सा उसी चीज को, उसी बात को घुमा फिरा के कहते जाना है, दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ना हेडिंग से समझ में आ गया होगा, और हेडिंग हमेशा ऐसा लिखो कि हेडिंग पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है, बात खत्म, ठीक है? तो टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। भाई सिस्टमेटिक लिखना होता है, सिस्टमेटिक मतलब डेट वाइज, जिस डेट पे जिस टाइम पे जो हुआ है, वैसे ऐसा नहीं कि कल जो हुआ है वो आज की डेट में लिखा गया, आज जो हुआ है कल की डेट में, नो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? हेडिंग से समझ में आ गया कि हमें रिकॉर्ड रखना है, वो भी सिस्टमेटिक वे में रखना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ओके? देन टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। देन अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये पूरा आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ोगे, ठीक है? कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। बेसिकली अभी आप इतना समझ लो कि हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम सारे खर्चे और इनकम सब कुछ डालते हैं और फिर हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। देन थर्ड इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। ये एक नया ऑब्जेक्टिव है, ये एक नया ऑब्जेक्टिव है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। अब भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है हमें पता चल जाना चाहिए, ठीक है? हमें समझ में आ जाना चाहिए। अचानक से कोई कुछ ऐसी दया तो नहीं हो गई, अचानक से क्यों इतना प्रॉफिट हो गया या अचानक से लॉस क्यों हो गया इतना, ठीक है? जैसे कोविड का टाइम आया तो जितने भी लोगों के फाइनल अकाउंट्स बने होंगे उसमें अगर लॉस आया होगा तो उन्हें रीजन पता था, क्या पता था? कि देयर वाज अ पैंडेमिक व्हिच हिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारे भी बिजनेस को उसने हिट किया है और इसलिए वी हैव सफर्ड लॉस, ठीक है? तो ये तो चलो एक पैंडेमिक था। ऐसे ही हर ईयर जब आप बिजनेस वो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो आपको पता करना होता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है प्रॉफिट का या लॉस का, ठीक है? नेक्स्ट इज अगेन टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है? फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आ जाता है? टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, फिर से आ गया, मैंने बोला ना एक ही चीज बार बार आएगी घूम फिर के, तो अगर समझ लोगे अच्छे से तो एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखते रहोगे, ओके? टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक? अब ये हम कैसे पता करेंगे, इसमें हमको क्या क्या पता करना है कि हमारे डेटर्स कितने हैं। हमारे डेटर्स यानी हमने कितने लोगों को उधार दे रखा है, जिसको हमने उधार दे रखा है, जिससे हमें पैसे लेने, वो हमारे डेटर्स है। हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स यानी कितने लोगों से हमने उधार ले रखा है, हमें कितने लोगों को पैसा चुकाना है, ये सब कुछ हमें पता चलते जाता है। और इसी से हमें क्या होता है, हमारे पास अभी कैश कितना है, कैश कितना है,
हमारा स्टॉक कितना है, बैंक में पैसा कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक लोन कितना है, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ किस में आता है फिर, फाइनेंशियल पोजीशन में। टू ascertain the progress for our business to year to year. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ascertain the progress, okay, progress of business from year to year। आपको प्रोग्रेस भी तो पता करना है बिजनेस का, कि ऐसे चलाते रहना है। आपको पता करना है कि पिछले साल इसने कैसा किया था और इस साल कैसा किया है, ठीक है। कंपेयर करते रहना है आपको कि आप ग्रो कर रहे हो या नीचे जा रहे हो। तो एक ये ऑब्जेक्टिव होता है क्या बोलते हैं अकाउंटिंग का, कि आप बिजनेस में पता कर पाओ कि ईयर टू ईयर बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है। हर साल एग्जाम में जैसे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, एग्जैक्टली वैसे ही हमें बिजनेस में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है। नेक्स्ट इज टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। बड़े बड़े बिजनेसों में मोस्टली बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रॉड्स भी होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं कुछ पैसे इधर उधर करके, थोड़ा बहुत करके दे डू फ्रॉड्स, ओके। तो अकाउंटिंग से हम इन फ्रॉड्स को पता कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ओके। अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते रहेंगे तो फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाएंगे। किसी ने किया होगा तो सामने आ जाएंगे, अगर कोई गलती भी हो गई तो वो भी अकाउंटिंग से सामने आ सकता है, ओके। एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। लास्ट वन इज आपको इंफॉर्मेशन देना है वेरियस पार्टीज को, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपके डेटर्स हैं, ठीक है। जो कोई बिजनेस में अगर इन्वेस्टर है, उन लोगों को आपको अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है। वो क्या है, बिजनेस से एसोसिएटेड है। क्लियर। तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या रह गया है, थोड़ा सा और पार्ट रह गया, एक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है अभी है, चलिए ओके।